रीजन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पे होगा हाइड्रोजन, यहां होगा हीलियम। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। दिस इज डी एंड दिस वन इज एफ। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में सोचें तो ये एलिमेंट्स नियरली 118 है एंड आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स अकेला कार्बन लगभग 90% कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स सभी मिलकर केवल 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर कार्बन का स्टडी को अलग से करते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स को स्टडी को अलग से करते हैं। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी को अलग से करें और उस ब्रांच का नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इन पर्टिकुलर के अंदर जिसमें हम रिमेनिंग 117 एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अकेले इस कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जिसके बेसिस पे इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और रिमेनिंग 117 एलिमेंट मिलकर केवल 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ आंसर ऐसे आते हैं, हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी, कि टेट्रावैलेंसी एक रीजन है। टेट्रावैलेंसी एक रीजन है जिस रीजन के बेसिस पे हम सोच सकें कि इतने सारे कंपाउंड मिले। लेकिन अगर हम टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सब में टेट्रावैलेंसी है। तो इसका मतलब टेट्रावैलेंसी करेक्ट रीजन नहीं हो सकता है क्योंकि इतने सारे और भी एलिमेंट हैं जिसमें टेट्रावैलेंसी है। क्लियर? तो कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि कैटानेशन प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे इतने सारे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो डाउन द रोड कैटानेशन की प्रॉपर्टी भी घटती है और कैटानेशन उस टेट्रावैलेंट जितने भी एलिमेंट हैं उसमें भी पाया जाता है। तो इसका मतलब कैटानेशन भी एक करेक्ट रीजन नहीं है। कुछ कहते हैं स्मॉल साइज। तो अगर हम स्मॉल साइज की बात करें तो स्मॉल साइज में अगर मैं इस पर्टिकुलर सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, सभी की साइज बराबर है लगभग और सभी स्मॉल साइज की। तो इसका साइज भी करेक्ट रीजन नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या वजह है जिसके बेसिस पे इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे और इस पर्टिकुलर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप दे देते हैं। कोई भी एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करेगा? सबसे पहले ये सोचते हैं कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसलिए करेगा कि वो स्टेबल हो जाए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। अगर हम लिथियम की बात करें या फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर के आउटर मसल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के आउटर मसल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के आउटर मसल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड नियॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगर नियॉन या इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में सोचें तो इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है और अगर इनका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए इन पर्टिकुलर को हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। और इनर्ट इसलिए है क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा फिर से स्टेबिलिटी गेन करने के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि पहले से ही सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर मैं पीरियोडिक टेबल के इधर वाले एलिमेंट के बारे में सोचूं, चाहे वो लिथियम हो या इसके नीचे के कोई एटम्स हो, बेरिलियम हो, इनके नीचे के हो, इवन डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो या ये सारे एलिमेंट्स हो, इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये किसी भी तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहेंगे। तो अगर ये सोचें कि लिथियम या फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना होगा तो इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा।
अगर हम बेरिलियम के बारे में सोचें तो बेरिलियम की कंडीशन है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर हम बोरॉन के बारे में सोचें तो बोरॉन की कंडीशन है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। हेलोजन की कंडीशन है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ऑक्सीजन की टेंडेंसी 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। नाइट्रोजन की टेंडेंसी 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। लेकिन अगर आप कार्बन की पोजीशन को देखो तो कार्बन की पोजीशन इक्वल है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या सिस्टम से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, सभी की टेंडेंसी ये होगी कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आसानी से M+ का फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी डिफिकल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना काफी आसान है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए बात करते हैं Li+, Na+, K+। अगर हम इस पर्टिकुलर सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स के बारे में सोचें तो इनके पास टेंडेंसी है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो आसान कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसीलिए इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M2+ का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Be2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, बैरियम 2+। तो इनमें टेंडेंसी यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं इनके बारे में सोचूं, बोरोन या इसके नीचे एल्यूमिनियम के बारे में सोचूं, तो इनकी टेंडेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। आसान क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसीलिए इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके M3+ बना लेते हैं। हेलोजन 7 इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। इसलिए हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर X नेगेटिव का फॉर्मेशन करते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ऑक्सीजन की टेंडेंसी 6 इलेक्ट्रॉन निकाले या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। आसान है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइट बनाता है। लेकिन अगर आप कार्बन की पोजीशन के बारे में सोचें तो कार्बन के पास इक्वल टेंडेंसी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो अगर इसके पास इक्वल टेंडेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो इसलिए ना ये लूज करता है ना ही ये गेन करता है, बल्कि ये शेयर करता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे, बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवलेंट। मतलब पीरियोडिक टेबल में इधर के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, पीरियोडिक टेबल में इधर के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जिस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन के पास ऐसी टेंडेंसी है कि इक्वल इलेक्ट्रॉन्स चाहे लूज करे या गेन करे, तो इसलिए ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है, बल्कि ये शेयर करता है। और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। अब नया क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर इसे शेयरिंग करनी है तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पीरियोडिक टेबल के इधर वाले एलिमेंट से करेगा, या पीरियोडिक टेबल के इधर वाले एलिमेंट से करेगा, या पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले एलिमेंट के साथ करेगा। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट के साथ करे, जैसे लिथियम के साथ करे, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर भी कर ले तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। बेरिलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो भी नहीं होगा, क्योंकि तभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो भी नहीं होगा, तो भी इसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन कार्बन खुद से शेयर कर ले तो पॉसिबिलिटी है 8 होने की, नाइट्रोजन शेयर कर ले तो पॉसिबिलिटी 8 होने की, ऑक्सीजन शेयर कर ले, फ्लोरीन से शेयर कर ले, या इनके नीचे वाले एलिमेंट से शेयर कर ले तो पॉसिबिलिटी है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसीलिए कार्बन अपने कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में इधर वाले एलिमेंट से नहीं करता है। कार्बन अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट से करता है। अब नया क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर राइट हैंड साइड में होगा तो क्या हम सेकंड पीरियड वाले सोचें या डाउन द ग्रुप सोचें? तो इस पर्टिकुलर में ऐसा सोचें कि अगर हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं सिग्मा या पाई, और सिग्मा और पाई दोनों में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करनी है। तो इसका अगर कार्बन के पास है 2s और 2p ऑर्बिटल, और अगर मैंने
2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दूसरे 2p ऑर्बिटल से कराई और मैंने ये पाई बॉन्ड बनाने के बारे में सोचा, और अगर मैंने 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 3p 4p 5p वाले ऑर्बिटल के साथ कराने के बारे में सोची, और इसके बीच में ओवरलैपिंग के बारे में सोच रहे हैं, इसके बीच में ओवरलैपिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब एक का साइज छोटा है और दूसरे का साइज काफी बड़ा है, 4p 5p 3p ऐसा कुछ है, मतलब अनइक्वल साइज। लेकिन इस केस में ये ऑर्बिटल भी 2p का है और ये ऑर्बिटल भी 2p का है, मतलब 2p की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे 2p 3p 4p 5p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में सोचा जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा जहाँ पे ऑर्बिटल्स इक्वल शेप के होंगे, और इक्वल शेप के होंगे, साइज के होंगे, मतलब ये पर्टिकुलर जो पार्ट होगा वो होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग का। लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग का नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है इसका मतलब बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा और इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉन्ड वीक होगा। तो हमें स्टेबिलिटी देनी है, और अगर हमें स्टेबिलिटी देनी है तो इसका मतलब हमें हमेशा सोचना होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैक्सिमम जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होंगे वो मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा होगा पीरियोडिक टेबल में सेकंड वाले पीरियड के द्वारा, सेकंड वाले पीरियड के द्वारा, जिसको आपने पहले बोल रखा है कि नोबल गैस है और ये इनर्ट है। तो पीरियोडिक टेबल में जहां भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होंगे तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं एलिमेंट के द्वारा मैक्सिमम बने होंगे। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यहाँ भी हो सकती है, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यहाँ भी हो सकती है, और हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यहाँ भी हो सकती है। यहाँ पे इसलिए हो सकती है क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और हाइड्रोजन के पास भी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना सकते हैं। इनकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बना सकते हैं। इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन, मतलब इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और इनके पास अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हाफ फिल्ड है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 8 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है 4, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 ड्यूएट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन है 1। तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है, और फ्लोरीन से भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वीक होगी, और वीकनेस के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कमजोर होगा। लेकिन इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होने के कारण कंपाउंड भी स्टेबल बनेंगे। अब नया क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन सोच रहे हैं तो शेयरिंग कैसे करें। हमने कहा कि शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के हो सकते हैं, आइदर सिग्मा हो सकता है, आइदर वो पाई हो सकता है। तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने सोचा कि कार्बन अपने कंपाउंड खुद के द्वारा बनाएगा, नाइट्रोजन के द्वारा बनाएगा, ऑक्सीजन के द्वारा बनाएगा, या फ्लोरीन के द्वारा बनाएगा, तो ये चेक करते हैं। मान मैंने यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड लिया जिसमें ये पर्टिकुलर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझाने के लिए मैंने यहाँ H लगा दिया, सबसे छोटा H लगा दिया, और ये सोचते हैं कि अगर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है तो पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, हैलोजन को है। तो इसीलिए अगर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हैलोजन से करता है तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अगर कार्बन अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से करना चाहता है तो अगर हम ऑक्सीजन के द्वारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सोचते हैं तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से हो गया, बचा जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये हाइड्रोजन से शेयर कर ले इट मींस COH ROH, तो इस तरह के जो फंक्शनल को बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अगर इसी तरह अगर इसने ऑक्सीजन शेयरिंग किया और ऑक्सीजन से शेयरिंग करने के बाद इधर भी इसने कार्बन से शेयर कर लिया तो इसका मतलब COC, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे इट इज कॉल्ड एज ईथर। अगर इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन के बारे में सोचें कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो अगर हम कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा दें और साथ में 2 साइड से हाइड्रोजन की शेयरिंग कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ दें एक लोन पेयर के रूप में, तो इसका अगर मैंने बात कर लिया CNH2
तो ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। अगर मैंने इधर से भी कार्बन लगा दिया, ऐसा सोच लिया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन। अगर मैंने नाइट्रोजन के तीनों साइड कार्बन लगा दिए, नाइट्रोजन के तीनों साइड कार्बन लगा दिए, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टर्सरी अमीन। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से कर दे, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसी दूसरे कार्बन से ही कर दे, कार्बन से ही कर दे, तो इस तरह की कंपाउंड को बोला जाता है अल्केन। मतलब अगर यहां पे आपने CH3 ले लिया, ये H ले लिया, इसका कंपाउंड इज मीथेन। अगर वहां CH3 ले लिया, यहां भी CH3 ले लिया, कंपाउंड इज इथेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे ऑल आर अल्केन। तो सिग्मा बॉन्ड से सिंपली इतने सारे फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, इवन अल्केन्स। अगर हम चाहते हैं पाई बॉन्ड बनाना, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा, उसके बाद ही हम पाई बॉन्ड के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको? ऑक्सीजन को। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, और ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बना दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे कार्बन, अगर मान लो मैंने यहाँ मान लिया कार्बन, कार्बन भी हो सकता है, इवन हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इसका अगर मैंने हाइड्रोजन और कार्बन इस साइड शेयरिंग कर दी, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर मैंने H के साथ कर दिया, तो इसका मतलब COH जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को है, और अगर मैंने इस हाइड्रोजन से शेयर कर दिया COX, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। अगर इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर मैंने OH के द्वारा करा दिया COOH, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसी तरह की शेयरिंग अगर मैंने OC से करा दिया COOC, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर। अगर मैंने इसी का अटैचमेंट NH2 से करा दिया, इट मींस CONH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइड। अगर मैं इसका अटैचमेंट NHC से करा दिया, मींस CONHC, this particular functional group is called as secondary amide। अगर मैं इसका अटैचमेंट तीनों साइड से कार्बन से करा दिया, मतलब CONCC, this compound is called as tertiary amide। मतलब ये अटैचमेंट मैं हेलोजन से भी कर सकता हूँ, ऑक्सीजन से भी कर सकता हूँ, नाइट्रोजन से भी कर सकता हूँ, इवन मैं कार्बन से भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने कार्बन से अटैचमेंट किया और मैंने ऐसा सोच लिया कि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है, CCOC, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटोन। यहां मैंने H और C इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे H भी हो सकता है, C भी हो सकता है। इन ऑल केसेस एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एसिड, एस्टर, अमाइड कैन बी फॉर्म। लेकिन कीटोन के केस में स्पेशली इधर भी C होगा, इधर भी C होगा, और बीच में आपका CO। अगर मैंने ऐसा कुछ केस सोचा तो दिस कंपाउंड इज कीटोन। अगर मैंने यहाँ पे जो सोचा है वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा सोचा, मैं पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के द्वारा भी सोच सकता हूँ। और अगर ये कार्बन की पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन के द्वारा हुआ, ऐसे सोच ले H या C, H या C, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कार्बन का अटैचमेंट S से भी हो सकता है, C से भी हो सकता है, और ये नाइट्रोजन। तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के बारे में सोचा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग सोचते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सोचते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग H से हो जाए, इट मींस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन along with H, so this compound is called as imine। This compound is called as imine।
अगर मैंने इसका अटैचमेंट C से कर दिया, इट मीन्स अल्काइल इमीन, अल्काइल इमीन। अगर मैंने इसका अटैचमेंट OH से कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विथ OH, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीन। अगर मैंने इसका अटैचमेंट NH2 से कर दिया, इट मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2, इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। मैं इसके अंदर भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर सकता हूं इसी एटॉमिक ग्रुप से। मान लो मैंने H लगा दिया और यहां पे PH कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज फिनिल हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजोन। इवन मैं पीएच के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं और यहां पे कर दिया NO2, इस पोजीशन पे कर दिया NO2, इट मींस 1 2 3 और 4, 2 4 डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन, 2 4 डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन। ये भी हो सकता है। इवन मैं यहाँ पे NHCO NH2 ये भी अटैच कर सकता हूं, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इवन हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इवन हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन किया तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कीन। पाई बॉन्ड जिसमें एक हो तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स, अगर पाई बॉन्ड 2 चाहते हो तो 2 चाहने वाले मतलब मिनिमम हमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये दोनों तो बनाएंगे नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जहां से ले सकते हैं वो हो सकता है नाइट्रोजन या कार्बन। तो अगर मैंने नाइट्रोजन लिया और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सोचा तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्राइल। नाइट्राइल। अगर मैंने सोच लिया कार्बन N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा सोच लिया तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अगर मैंने सोच लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अटैचमेंट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अटैचमेंट, तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज अल्काइन। तो इसका इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड वीक होते हैं तो थोड़ी बहुत भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उस पर्टिकुलर के बेसिस पे कोई भी रिएजेंट इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। जैसे मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि एक मैंने कंटेनर लिया, एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, एक मैंने बीकर लिया, इस पर्टिकुलर के अंदर मैंने ऑर्गेनिक सब्सट्रेट डाल दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल अल्कीन ऐसा पार्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बल्कि अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनकी तरफ शिफ्ट होगा और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इनमें भी चेक करें तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इनमें भी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब मैक्सिमम केसेस में कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर कार्बन का अटैचमेंट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो ही मैंने सिस्टम में कोई ऐसा रिएजेंट डाला जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना चाहेगा, और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ एनर्जी निकलेगी, एंड दैट एनर्जी विल हेल्प इन ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, और बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी के बेसिस पे नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, और इसका मतलब पाई बॉन्ड वीक है तो थोड़ी बहुत भी एनर्जी इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड को तोड़ सकती है। तो इसका मतलब हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि कैटेनेशन इज द सफिशिएंट कंडीशन, साइज इज द सफिशिएंट कंडीशन, टेट्रावैलेंसी इज द सफिशिएंट कंडीशन, लेकिन हमारा जो आंसर होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए पोजीशन, पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, position of carbon in the periodic table is the reason behind the formation of large number of organic compound। क्योंकि अगर मैंने position of carbon in the periodic table बोल दिया, it means इस पर्टिकुलर ने टेट्रावैलेंसी को भी इंक्लूड कर लिया,
इस पर्टिकुलर ने कंडेंसेशन प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर लिया, इस पर्टिकुलर ने साइज को भी इंक्लूड कर लिया, इस पर्टिकुलर ने इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी को भी इंक्लूड कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए टेट्रावैलेंसी, हमारा आंसर ये होना चाहिए पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। और इतने सारे फंक्शनल वर्ब्स के बेसिस पे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स।